हेलो स्टूडेंट्स, आरएसी के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन के टॉपिक कर रहे थे रेफ्रिजरेशन मेथड, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था आइस रेफ्रिजरेशन के बारे में और अपन ने दूसरा पढ़ लिया था ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन के बारे में। आज आप पढ़ेंगे एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन के बारे में। एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन क्या होता है रजे? अगर आप सिंपल एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करें। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट होता है एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा फ्लूइड जिसको अपन रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं, जो कि पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम से हीट रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, तो एयर रेफ्रिजरेशन, एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन क्या होता है? जिसमें एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। ठीक है, एयर को रेफ्रिजरेंट यूज करने का मतलब क्या है कि पूरे प्रोसेस के अंदर एयर ही चलेगी और एयर अपना फेस चेंज नहीं करेगी। दो तीन तरीके के रेफ्रिजरेशन सिस्टम ऐसे होते हैं। पहले में तो अपन एयर को यूज करते हैं, दूसरे में अपन वेपर को यूज करते हैं। वेपर्स एज ए रेफ्रिजरेंट, उसके अंदर बहुत सारे रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया और आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि फेस चेंज कर लेते हैं बाद में जब उनको हीट किया जाता है और उनको ठंडा किया जाता है। ठीक है, लेकिन एयर अपना फेस चेंज नहीं करती, इसीलिए इसको बोलते हैं एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है? जब एयर को एक्सपेंड किया जाता है, एयर को बड़े एरिया में लेके जाया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। कैसे वर्क करती है ध्यान दो। सबसे पहले एयर जो होती है उसको कंप्रेस किया जाता है, एक पंप, एक पिस्टन के द्वारा उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा दबा दिया जाता है। जिसके बाद जैसे मान लो कि वो 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर थी पहले, यहां से जब उसको सक किया गया तो उसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या 1 बार लगा लो। ठीक है, जब उसको कंप्रेस किया गया तो वो 10 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आ गई। ठीक है, 10 गुना उसको कंप्रेस कर दिया गया। अब अगर किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो यहां पर इसका टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर है इसका और हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। कंप्रेस होने के बाद इसका टेम्परेचर भी बढ़ गया एयर का इस जगह पे, और प्रेशर टेम्परेचर दोनों चीजें इंक्रीज हो गई। उसके बाद इनको लेके जाएगा हीट एक्सचेंजर में। ये है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का काम क्या होता है? वो एक चीज से हीट रिमूव कर देता है और दूसरी चीज में हीट भेज देता है, मतलब कि हीट को एक्सचेंज कर देना। अब यहाँ पे हीट एक्सचेंज कैसे हो रही है? यहां से पहले मैंने क्या किया, इधर से जो एयर थी अब वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर इस पाइप के अंदर चल रही है, और यहां से एक मैंने कॉइल बना के इसको यहां से बाहर भेज दिया है। मतलब प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ना तो मैंने एरिया बढ़ाया ना कम किया। सिंपल पाइप ऐसे पीछे से आ रही थी एयर की, वैसे ही यहां से आगे निकल गई। लेकिन यहां पे मैंने एक कूलिंग मीडियम यूज किया, कूलिंग वाटर यूज किया, जो कि इस कॉइल के साथ साथ लग के उसके बाद यहां से बाहर जा रहा था, जहां से हॉट वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा। ठंडा पानी इधर से भेजा मैंने अंदर, कोल्ड वाटर भेजा जिसने कोयल को ठंडा कर दिया, और फिर हॉट वाटर बन के बाहर निकल गया। उसने इस कोयल से हीट ले ली और खुद ही हॉट होके गर्म होके बाहर चला गया। ठीक है, ठंडा पानी भेजा था उसको, उस कोयल के ऊपर लगातार उसके टच में रखा तो पानी गर्म हो गया और वो कोयल ठंडी हो गई। उसमें जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो एयर आ रही थी उसका टेम्परेचर कम कर दिया, लेकिन प्रेशर सेम रहा। यहां से जो हॉट वाटर था वो बाहर निकल गया। ये पानी का काम सिर्फ इतना है, इसने इसके अंदर जाके और यहां से बाहर निकल जाना है, बस उस कोयल को ठंडा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वाटर इससे बाहर निकला इस जगह पे, उसका टेम्परेचर तो हो गया लो, टेम्परेचर सेम हो गया जितना यहाँ पे था। इस जगह पे जितना टेम्परेचर था, जब उसको कंप्रेस नहीं किया था उससे पहले जितना टेम्परेचर था उतना ही टेम्परेचर यहाँ पे हो चुका है, इसका बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। टेम्परेचर लो हो गया है लेकिन प्रेशर हाई है। प्रेशर पर अपने
कोई चेंज नहीं किया, प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई इस जगह पे। जब इसको आगे लेके जाएगा, यहां पे एक है एक्सपेंडर, एक्सपेंशन वाल्व जिसको आप बोल सकते हो। जब किसी एयर को खुला एरिया मिलता है तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। मतलब कि पहले वो एक सकरी पाइप के अंदर आ रही थी, बिल्कुल नैरो पाइप के अंदर आ रही थी, जैसे ही उसको ज्यादा एरिया मिला, खुला एरिया मिल गया, उसका प्रेशर अचानक से ड्रॉप हो गया, बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो गया। मतलब 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां तक आ रहा था, अपन ने उसको 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कंप्रेस किया था। उसके बाद सेम टू सेम 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही यहां तक पहुंचा। अचानक से जब उसको बड़ा एरिया मिला, खुला एरिया मिला, तो वो 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर आ गई। फिर से अचानक से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही किसी एयर का प्रेशर ड्रॉप होता है बहुत ज्यादा जल्दी स्पीड से, तो उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो चला जाता है। मतलब कि यहां पर एयर का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, और माइनस में जाने के बाद उसको अपन किस में भेजेंगे, रेफ्रिजरेटिंग स्पेस में, जहां पे उसने रेफ्रिजरेशन यहां पे उसने कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है। यहां पे अपन ने कोई चीज रखी हुई है, उसको कूल करना था, तो यहां पे जब माइनस में चला जाएगा एयर का टेम्परेचर, तो वो जाएगी इस रेफ्रिजरेटिंग स्पेस के अंदर। ये है सिंपल वर्किंग ऑफ एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन के अंदर भी सेम पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर चेंज क्या होता है, सिर्फ उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है वो अपना फेस चेंज करता है। एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन के अंदर सिर्फ एक खासियत है कि ये अपना फेस चेंज कभी नहीं करती, ये एयर ही रहती है पूरे प्रोसेस के अंदर। कभी तो इसका टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा एयर का, कभी इसका प्रेशर लो हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, कभी इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बिल्कुल लो हो जाएंगे, और कभी ये फिर से नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर आ जाएगी। लेकिन अपना फेस चेंज कभी नहीं करेगी, ये एयर ही रहेगी। ना तो ये वेपर में कन्वर्ट हो, ना ही ये आइस में कन्वर्ट हो, ये सिंपल एयर ही रहेगी, ठीक है। ये इसकी खासियत है कि ये फेस चेंज नहीं करती है। अगर अपन नेक्स्ट पढ़े से, ये था आपका एयर एक्सपेंशन थर्ड, जो आप कैसे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ है इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन। इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन, इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन क्या होता है, जब आप किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं तो वो क्या करता है, हीट को रिमूव करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इवेपोरेशन मतलब आपने ध्यान दिया होगा, कई बार आपके पाम के ऊपर आप एक पेट्रोल की जो होती है ड्रॉप डाल देना, वो पेट्रोल की ड्रॉप जैसे ही इवेपोरेट होएगी, जैसे ही उसके वेपर बन जाएंगे, वो उड़ जाएगी, लेकिन आपकी पाम जो है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा आपकी पाम के ऊपर। ये आपने जनरली देखा होगा। जब कई बार आप गर्मियों के अंदर नहा के बाहर निकलते हो, तो जैसे ही एयर के अंदर जाते हो आपको ठंडा महसूस होती है, बहुत ही ज्यादा ठंडक महसूस होती है, चाहे एयर कितनी भी गर्म हो बाहर की। लेकिन जब आप जस्ट नहा के बाहर निकले तो आपकी बॉडी के ऊपर वाटर की ड्रॉप्स थी, जब वो अचानक से गर्मी के अंदर आई तो वो ड्रॉप्स जो वाटर की जो थी वो इवेपोरेट हो गई, उनके वेपर बन गए। तो वेपर बनने के कारण उसने जो आपकी स्किन है उसके ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। मतलब कि इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है, जब कोई बॉडी, जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो उससे पीछे वाले लिक्विड को कूल कर देता है, ठंडा कर देता है, उससे लेटेंट हीट ले लेता है, ठीक है। इसका एक और जनरल एग्जांपल है, जैसे आपने घड़े के अंदर पानी रखा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी यही इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन वर्क करता है। उसके अंदर से जो उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं पिक्चर के अंदर, उनमें से पानी रिसता है बाहर और वो पानी इवेपोरेट हो जाता है सोलर एनर्जी के कारण, जिसके कारण जो पीछे बचा पानी जो वापस रिस रहा था, जिसको इसके बाद इवेपोरेट होना है, वो क्या होता है, उससे एनर्जी ले लेता है ये वाला पानी जो पहले ही इवेपोरेट हो गया, जिसके कारण वो ठंडा हो जाता है पहले वाला पानी, और वो पूरे घड़े को ठंडा कर देता है, ठीक है। तो ये है इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन। इसका प्रिंसिपल क्या है
whenever any liquid evaporates absorption of heat takes place। जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट काम करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट पैदा होती है वहां पर। ठीक है, मान लो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर यहां पर थोड़ा सा पानी है बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, और इसके ऊपर एक और लेयर है वाटर की, मान लेते हैं आप। ठीक है, जैसे ही सोलर एनर्जी के सामने ये ऊपर वाली लेयर आई तो इसके वेपर बन गए। ठीक है, वेपर बनने के कारण अब ये उड़ जाएगा यहां से पानी, लेकिन जो नीचे वाली लेयर है, जब ये पानी उड़ना था उसने नीचे वाली लेयर से लेटेंट हीट ले ली साथ में, खुद को वेपर बनाने के लिए उसने थोड़ी एनर्जी तो सोलर सिस्टम से ली, थोड़ी सी लेटेंट हीट जो नीचे वाली लेयर थी वाटर की उससे ले ली, जिससे नीचे वाली लेयर जो है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, और जो नीचे वाली बॉडी है जिसके ऊपर ये वाटर की लेयर थी वो भी उसके साथ ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये इवेपोरेशन वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर आप बात करें तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। ठीक है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन कौन सा होता है? अगर वेपर्स को कंप्रेस किया जाए, ठीक है, पहले आप एयर को कंप्रेस कर रहे थे, इस बार आप किसको कंप्रेस करेंगे? वेपर्स को। अगर वेपर्स को कंप्रेस किया जाए तो कौन सी रेफ्रिजरेशन होगी? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। इसके अंदर बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बाकी प्रोसेस अब रेफ्रिजरेशन के अंदर ये ध्यान दो, जितने भी रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट हैं उनके अंदर ये चीजें पक्का होंगी। एक रेफ्रिजरेटिंग स्पेस होएगा, एक कंप्रेसर होएगा, मतलब कंप्रेसर हो सकता है, पंप हो सकता है, या कुछ भी जो पूरे प्रोसेस को चला रहा है, जिसकी मदद से जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरे बॉडी के अंदर मूव कर रहा है। मतलब एक कंप्रेसर होना जरूरी है, एक हीट एक्सचेंजर या इसको बोलते हैं कंडेंसर। जो वेपर कंप्रेशन वाला है इसके अंदर इसको बोलते हैं कंडेंसर, जो हीट को एक्सचेंज करता है, कंडेंसर होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एक एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है, या एक्सपेंडर इसको बोलते हैं। जैसे अपन पहले इसको एक्सपेंडर बोला था, अब आप जब आप वेपर कंप्रेशन कर रहे हैं तो इसको एक्सपेंशन वाल्व बोल सकते हैं। एक खुला एरिया जिसके अंदर जाके एयर का प्रेशर रिमूव हो सके। ठीक है, और एक रेफ्रिजरेटिंग स्पेस, इसको इवेपोरेटर बोलते हैं। अब अपन ने थोड़ी देर पहले इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन पढ़ा था, सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है इतने एरिया के अंदर। यहां पे इवेपोरेशन होती है वही वाली, इसको बोलते हैं इवेपोरेटर, इसको बोलते हैं एक्सपेंडर या एक्सपेंशन वाल्व, इसको कंप्रेसर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसर। कंडेंसर में क्या फर्क है? कंडेंसर का काम क्या है? सबसे पहले शुरू से ही शुरू करते हैं अपन कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट्स हैं वो बहुत ही सेंसिबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे रेफ्रिजरेंट होते हैं जो माइनस में ही जम जाते हैं। अब ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं इसके अंदर रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे तो वेपर होती है। रूम टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड किसी को जमी हुई दिखाई दे सकती है? नहीं।
तो रूम टेम्परेचर पे तो ये जाता ही नहीं है, पूरा प्रोसेस माइनस में ही रहता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे वर्क करता है, अगर रूम टेम्परेचर पे आ गए तो वो वेपर बन जाएगी, और अगर माइनस में, बिल्कुल बहुत ज्यादा माइनस में चले गए तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। ऐसे आप इसको यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, ठीक है। इसके अंदर रेफ्रिजरेंट कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर होता है अमोनिया, एज ए रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं। दूसरा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा है फ्रेन। ये तीन रेफ्रिजरेंट कॉमनली, बहुत सारे हैं वैसे तो, ये तीन कॉमनली यूज्ड होते हैं। ये आपके मेन जो है रेफ्रिजरेंट्स हैं जो इसके अंदर यूज किए जाते हैं जब आप वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है? लिक्विड व्हेन इवेपोरेट्स एब्जॉर्ब हीट, सेम ही है जो पीछे वाला था। जब लिक्विड को इवेपोरेट किया जाता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पे कैसे होता है ये सारा प्रोसेस, मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो ये सारा चैप्टर आएगा पूरा अच्छे तरीके से, लेकिन अगर बेसिक करना हो, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हो, तो सबसे पहले कंप्रेसर के अंदर जो होता है अमोनिया मान लेते हैं। पर रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? अमोनिया। तो अमोनिया को जब कंप्रेस किया जाता है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले मान लो वो लिक्विड था, पहले आया तो यहाँ से वेपर बन के ही, लेकिन चलो अपन ने उसको लिक्विड मान लिया, जब वेपर मान लिया, जब उसको अच्छे तरीके से कंप्रेस किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो प्योर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस जगह पे प्योर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा वो। यहाँ से प्योर वेपर इन हाई प्रेशर जो है वो अमोनिया इस जगह पे आएगा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर कौन सा होता है? जो आपके रेफ्रिजरेटर घरों में होते हैं, उसके पीछे एक ब्लैक कलर की जाली लगी रहती है, जिसके ऊपर एक पाइप पूरा ऐसे टर्न होके, जैसे इसके अंदर बनाई है मैंने, ऐसे पूरी बॉडी के पीछे लगी रहती है वो। उस कंडेंसर का काम क्या होता है? फेस चेंज करना। यहाँ पे अब अमोनिया का फेस चेंज होगा, ठीक है। ध्यान दो, अपन ने कंप्रेस किसको किया था? वेपर्स को। यहाँ से वेपर आए, वेपर्स को अपन ने कंप्रेस करके प्योर वेपर में कन्वर्ट कर दिया और उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ा दिया उसका। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया और प्योर वेपर में कन्वर्ट हो गए। वेपर कंप्रेस किए अपन ने, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। उसके बाद अपन ने इसको कंडेंसर के अंदर लेके गए, कंडेंसर के अंदर इसका फेस चेंज होगा। अब प्रेशर सेम है, जहां पे प्रेशर जितना था हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, यहाँ पे प्रेशर सेम है, प्रेशर तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर अपन ने फेस उसका चेंज कर दिया। अब यहाँ पे वेपर में था वो, जब यहां से क्रॉस होके यहां तक पहुंचा तो वो उसकी हीट ले ली, बाहर एब्जॉर्ब कर ली, जिसके कारण उसका फेस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठंडा हो गया ना वो, ठंडा होने के कारण उसको वेपर को अपन ने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। यहां पे वो किस फॉर्म में है? लिक्विड इन हाई प्रेशर, लिक्विड इन हाई प्रेशर फॉर्म में है। उसके बाद जैसे ही उसको एक्सपेंशन वाल्व के अंदर लेके गया, वहां पे एरिया इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा। एरिया इंक्रीज होने के कारण उसका प्रेशर भी ड्रॉप हो गया। बिल्कुल ड्रॉप प्रेशर होने के कारण जो लिक्विड था उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया, माइनस में, बहुत ज्यादा माइनस में चला गया, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर भी लो हो गया उसका बहुत ज्यादा और प्रेशर भी बहुत ज्यादा लो हो गया। प्रेशर लो होने के कारण ही टेम्परेचर लो हुआ। फिर यहाँ से उसको मैं लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाले लिक्विड को, अमोनिया को कहाँ लेके गया? इवेपोरेटर में। अब इवेपोरेटर में मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करता है, मतलब वेपर में इवेपोरेट होता है, तो वो पीछे वाले लिक्विड के से कूलिंग ले लेता है। अब यहाँ पे क्या होगा? अपना फेस फिर से चेंज कर लेगा। आप लिक्विड लेके आए, लेकिन जहां पे गर्मी थी, क्योंकि अपने स्पेस को कूल करना है ना, इसके अंदर अपन ने कोई हॉट टी रख रखी है या कुछ ऐसी चीज रख रखी है जिसको अपन ने ठंडा करना है। अब उससे गर्मी लेके जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है उसने जो लेटेंट हीट जो उस मटेरियल की थी जिसको अपन ने ठंडा करना था, उससे ले ली, उसको तो ठंडा कर दिया, खुद गर्म हो गया।
अगर ये लिक्विड गर्म हो गया तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस जगह पे वेपर आ गया विद लो प्रेशर, सॉरी प्रेशर जो है वो तो लो ही है, अपन ने प्रेशर तो बढ़ाया ही नहीं उसका, लेकिन लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर विद लो प्रेशर, वो कहाँ जाएगा, फिर से कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर के अंदर अपन उसी वेपर को फिर से कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के अंदर उसको आगे भेज देंगे, फिर से सारा साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा और यहाँ पे कूलिंग होती रहेगी। ठीक है, ये प्रोसेस है पूरा। हर रेफ्रिजरेशन, हर एयर कंडीशनर, कोई भी चीज जिसके अंदर अपन सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ये चीजें होनी जरूरी हैं। एक कंप्रेसर, एक कंडेंसर, एक एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व को अपन रिप्लेस कर सकते हैं विद कैपिलरी ट्यूब। एक्सपेंशन वाल्व और कैपिलरी ट्यूब का वर्क एक ही होता है, और एक इवेपोरेटर। मतलब ये सारी चीजें अगर हैं तभी जाके आप कूलिंग प्रोड्यूस कर सकते हो। इन चीजों की अलग अलग वर्किंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर से करेंगे जब ये चैप्टर में आएंगी डिटेल में। ठीक है, आज इसका बेसिक फंडा अपन ने समझ लिया है। नेक्स्ट होता है राजे वेपर कंप्रेशन अपन ने किया। नेक्स्ट है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन से नेक्स्ट है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन। इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर है, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका 6th पॉइंट हो गया। 5th था वेपर कंप्रेशन, 6th है वेपर एब्जॉर्प्शन। तो इसका फंडा समझते हैं। एब्जॉर्प्शन सिस्टम यूज हीट एनर्जी इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका बेसिक क्या है कि इसके अंदर आप हीट एनर्जी यूज करते हैं, हीट एनर्जी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले अपन ने मैकेनिकल एनर्जी यूज किया था। मैकेनिकल एनर्जी का क्या सिस्टम था, अपन ने वहां पे एक कंप्रेसर लगाया था, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके हीट दे रहा था। ठीक है, जब आप किसी फ्लूइड को, किसी लिक्विड को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आप हीट एनर्जी देंगे उसको। अगर अपने पास कंप्रेसर अवेलेबल नहीं है, ये पहले पुराने समय में यूज होते थे, अब तो बहुत कम यूज होते हैं, फिर भी ये वहां पे यूज किए जा सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, वहां पे किसी एक्सटर्नल सोर्स से आप उसको हीट देके फिर आप उससे ये वर्क ले सकते हैं। इसमें आप क्या यूज करते हैं, हीट एनर्जी इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसके अंदर एक एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, जैसे वाटर वगैरह यूज किया जाता है साथ में अमोनिया के। जैसे अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट है, उसके साथ एक वाटर यूज किया जाता है ताकि उसका प्रेशर, जो दो प्रेशर साइड, अब प्रेशर साइड दो होती है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, एक तो हाई प्रेशर साइड, एक लो प्रेशर साइड, दोनों होनी जरूरी है। लो प्रेशर वाली साइड टेम्परेचर कम होगा, हाई प्रेशर वाली साइड टेम्परेचर हाई होगा। इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना रेफ्रिजरेशन सिस्टम अच्छा होगा। तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर साइड बनाने के लिए वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या यूज किया जाता है, एक तो वाटर उसके साथ अमोनिया के साथ, ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके अमोनिया को। ठीक है, और एक इसके अंदर हीट के लिए क्या यूज किया जाता है, एक्सटर्नल सोर्स कोई भी। ठीक है, जिससे उसको, जैसे फ्लेम, अब एक बॉयलर होगा इसके अंदर जिसको जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, जनरेटर के अंदर वेपर वाटर और अमोनिया होगा मिक्सअप, उसको वेपर बनाने के लिए, अब वेपर ही जाएंगे आगे, तो आप वेपर इन हाई प्रेशर ही कंडेंसर के अंदर भेजते हैं। तो जनरेटर को गर्म करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, कोई ना कोई फ्लेम यूज की जाएगी, मतलब नीचे कोई ना कोई फ्लेम जला दी जाएगी जनरेटर से, जिससे वेपर्स बनेंगे। ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर, तो ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, बस बेसिक इसके अंदर क्या है कि अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है और वाटर एज ए एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ठीक है, ये यूज किया जाता है। ये पूरा चैप्टर आएगा तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। स्टीम
जेट रेफ्रिजरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि स्टीम जेट यूज की जाती है रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है। स्टीम जेट के अंदर जैसे आप जब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक फंडा क्या होता है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन का, ये आप फिर से नेक्स्ट कभी लेक्चर लगा तो उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज तो ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन के अंदर क्या सिस्टम होता है, इसके अंदर जब ये ध्यान दो कि वाटर जो होता है ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अंदर 100 डिग्री पर जाकर बॉयल होता है, सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर ड्रॉप कर दिया जाए, किसी चीज का प्रेशर बहुत ही कम कर दिया जाए एरिया का जिसके अंदर वाटर है, तो वाटर जो है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर वाटर को किसी चैम्बर में क्लोज कर दें और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर दे तो वो बहुत ही माइनर टेम्परेचर के ऊपर भी बॉयल करना शुरू कर देगा। मतलब कि आप वाटर को 20 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर पर भी बॉयल कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रेशर लो करके। एक चैम्बर के अंदर वाटर है, इसका प्रेशर अगर लो कर दिया जाए तो ये बहुत ही माइनर टेम्परेचर मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पर जाकर भी बॉयल हो सकता है, ठीक है। इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर ये स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट कभी टाइम मिला तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बाकी चीजें दो और टाइप हैं इसके, वो देख लेते हैं। 7th, गैस थ्रॉटलिंग। गैस थ्रॉटलिंग क्या होता है, अगर गैस सिलेंडर को, जो कि बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड है गैस, अगर उसको अचानक से खुले एरिया में छोड़ दिया जाए तो उसका प्रेशर ड्रॉप होने के कारण वो एरिया ठंडा हो जाता है। तो एक गैस सिलेंडर को जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है, उसके बल्ब लगा के उसको एक चैम्बर के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है, एक क्लोज्ड चैम्बर के अंदर। जब ये एयर इतने एरिया में फैलती है तो इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण ये बहुत ही माइनर टेम्परेचर पर चली जाती है, बहुत ही थोड़े टेम्परेचर पर चला जाता है ये एरिया। इसको एज ए कूलिंग स्पेस यूज करते हैं। सिंपल एक सिलेंडर को बहुत ही प्रेशर के साथ फिल किया, उसको खुला छोड़ दिया एक बड़े चैम्बर के अंदर, जिसके कारण प्रेशर अचानक से ड्रॉप होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये एयर कौन सी यूज करते हैं और ये कैसे वर्क करती है, इसके ऊपर पूरा सिद्धांत होता है। मान लो अगर सब्जी वगैरह रखनी है तो इसके अंदर नहीं रखी जा सकती, क्योंकि बहुत ही हाई प्रेशर से एयर आएगी और वो जो एयर है वो हो सकता है हार्मफुल भी हो आपकी वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। तो ये सारा कूलिंग स्पेस इसके लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ये कहते हैं कि अगर प्रिंसिपल है इसका, इफ करंट पासेस थ्रू द जंक्शन ऑफ टू डिसिमिलर मटेरियल एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट अकर्स। अगर कहते हैं दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, दो एक दूसरे से डिफरेंट मटेरियल्स का जंक्शन बना दिया जाए, तो अगर उस जंक्शन के अंदर करंट प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके अंदर हीट की एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। हीट का एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसका डायग्राम बुक के अंदर आपको अवेलेबल है कि अगर मान लो कि अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स हैं, अगर उनका जंक्शन बनाया जाए तो वो जंक्शन जो है उसके एक तरफ तो हीट एनर्जी होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, दूसरी तरफ कूलिंग प्रोड्यूस होगी, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपने पढ़ा मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। आज का चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक यू।